गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का रामबाण क्रैश कोर्स का रिवीजन टॉपिक। और बिल्कुल स्टार्टिंग में कहाँ से कंटेंट आपको पढ़ना है या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा मेजर टॉपिक आपको कवर करना है, वहीं से अपनी क्लासेस को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। सबसे पहले हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक है करंट, क्योंकि अब इसमें बेसिक बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फास्ट ट्रैक रिवीजन है। तो सीधा मैं मुद्दे पर आता हूँ। करंट हम आपको पढ़ाएंगे सीधा। व्हाट इज़ करंट, यहीं से अपना डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, सुनने के लिए आप सुन लीजिए। बेसिकली कहा जाता है कि जो हमारा स्टैटिक चार्ज होता है, जो रुका हुआ चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाई पोटेंशियल, डाइपोल मूवमेंट, ये सब बेसिक रिवीजन हमने कर लिया है। कैपेसिटर तक का कॉन्सेप्ट पूरा उठा लीजिए। और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक नई यूनिट है जहाँ पे हम लोग डायनेमिक चार्ज की स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज के बारे में रीड किया जाता है, या फिर मूविंग स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ये डील करते हैं कि मूविंग चार्ज की स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज हमारा मूव करता है। सो करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आइए देखिए। करंट की बेसिक डेफिनेशन आप क्लास 10th में पढ़े हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो बस आपको यही लिख देना है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। यही बेसिकली हमारा क्या होता है बेटा, चार्ज को करंट को डिफाइन करने का तरीका है कि कितना चार्ज कितने टाइम पीरियड में फ्लो किया, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। और इसके बाद अगर इसमें हम थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट आपको पढ़ाना चाहें यहाँ पे, जिसका बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक यूज़ है, तो सेम इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं समझाने के लिए। आइए देखिए, मान लीजिए ये कोई हमने एक वायर लिया है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक वायर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल है कुछ यहाँ पे, ये देखिए वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, वायर की लंबाई है लेंथ L। हमें बस ये गौर करना होता है, जो दैट इज़ द रियल मेजरमेंट ऑफ करंट जो है, बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, बिल्कुल फील करने वाला। यहाँ भी आप फील करके अपने से लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो, करंट का जो रियल मेजरमेंट होता है वो ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर थ्रू अ कंडक्टर एंड हाउ मेनी चार्ज दैट इज़ पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। मतलब जो रियल मेजरमेंट ऑफ करंट है वो इस बात को डिफाइन करता है कि एक सेकंड में या पर सेकंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर्स एंड सेम टाइम पीरियड हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज रिमूव थ्रू द वायर, या फिर आप कह लो कि उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से हैं कितने एंटर किए और कितने बाहर निकल गए। ठीक है, दैट इज पासिंग थ्रू अ सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रियल मेजरमेंट कहता है कि इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ध्यान से देखो, फील करना कॉन्सेप्ट को, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजरे, यानी कितने नंबर ऑफ चार्ज एंटर किए, और सेम उसी टाइम पीरियड में कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। ये है रियल मेजरमेंट ऑफ करंट, ये है हमारा रियल मेजरमेंट ऑफ करंट। तो ड्यू टू दिस रीज़न, आपको मैं बता रहा हूँ, ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ करंट है दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज which is passing। जो रियल मेजरमेंट ऑफ करंट है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। इसकी रियल डेफिनेशन जो मैं प्रोफेसर HC वर्मा सर के कंटेंट को फॉलो करके मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और क्यों है कैसे है उसका सही एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से बस इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ वे में। तो जो रियल मेजरमेंट ऑफ करंट है वो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस इतने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो आइए देखिए यहाँ से हम कैसे फील करते हैं। जो रियल मेजरमेंट ऑफ करंट है वो इस बात को कह रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और फिर बात कर रहा है पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी सर्टेन एरिया से, किसी फिक्स एरिया से, किसी फिक्स क्रॉस सेक्शनल से कितने इलेक्ट्रॉन आए और कितने गए, तो ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ एरिया की बात हो रही है। कितने एरिया से एंटर किए, कितने एरिया से इलेक्ट्रॉन पास कर गए, तो दोनों क्वांटिटी स्केलर है। सो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि दिस इज़ द रियल आंसर ऑफ करंट, दैट इज़ करंट इज़ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। सो वी कैन ईजिली से दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको ये रियल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये वास्तविकता है। इस कॉन्सेप्ट को किताबों में नहीं लिखा गया है, डायरेक्टली कहा जाता है कि जो हमारा करंट है वो वेक्टोरियल लॉ को फॉलो नहीं करता है, और इस रीज़न से हम मतलब सटीक जवाब नहीं पढ़ पाते। लेकिन रियल मेजरमेंट ऑफ करंट ये है एक्चुअल, जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक पॉइंट्स थोड़ा सा क्लियर हो गया। इसको छोटा करके मैं कुछ पॉइंट्स और आगे बताना चाहता हूँ। तो करंट के बारे में हमें एक बेसिक समझ हो गया कि करंट क्या है, कैसे है, बेसिक डेफिनेशन अमाउंट ऑफ चार्ज से कोरिलेट करने के लिए। सो अब हम यहाँ पे एक आपको और पॉइंट पढ़ाना चाहते हैं, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस करंट। ये छोटी सी हेडिंग आप मतलब लगा के ज़रूर लिख लीजिएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट? तो इंस्टेंटेनियस करंट पर सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर बॉडी, देखो ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ करंट इनसाइड अ कंडक्टर बॉडी एट फिक्स टाइम या फिर एट सर्टेन टाइम, एट सर्टेन टाइम। या इसी चीज़ को अगर थोड़ा लेवल में डिफाइन करना चाहें, लेवल पे, जैसे इसी सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा हायर लेवल पे डिफाइन करना चाहें, तो हम इसको इजीली ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ, या अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ पासिंग थ्रू अ सर्टेन टाइम इंटरवल। किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में कितने चार्ज पास कर गए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब वैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करने का तरीका है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एंड हियर लिमिट डेल्टा टी दैट इज टाइम टेंड्स टू जीरो। मतलब टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। करंट की वैल्यू हमें तब डिफाइन करना है जब करंट जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो। कहने का सेंस ये है कि वैल्यू ऑफ करंट, हमें वो करंट की वैल्यू बताओ जो इनसाइड अ कंडक्टर किसी सर्टेन सेकेंड पर हो, किसी सर्टेन टाइम पर हो, किसी फिक्स टाइम इंटरवल पर डिफाइन हो। तो इसको हम ये कह सकते हैं, आवर रियल फार्मूला इज I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। यही तो आप कहते हो ना, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो कहने का सेंस ये है, जो ये अमाउंट ऑफ चार्ज है ये बड़ा अमाउंट है, ये ब्रॉड अमाउंट है, और जो डेल्टा टी है वो छोटा अमाउंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ़ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, इफ़ लिमिट, हम यहाँ पे लिमिट लगा दे रहे हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा टाइम इंटरवल, ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब, बायो वाले बेचारे बेहोश हो जाते हैं खाली लिमिट सुन के। बायो के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि टाइम की वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, जो कि नियर अबाउट ज़ीरो के पास है। बस यही मतलब है। जो टाइम 1 घंटा इतना बड़ा है, तो 1 घंटे का सबसे छोटा टाइम क्या बोलोगे? 1 सेकंड। 1 सेकंड का भी और छोटा हिस्सा जाना है तो माइक्रो सेकंड चले जाओ, मिली सेकंड चले जाओ, नैनो सेकंड चले जाओ, पिको सेकंड चले जाओ। तो कहने का मतलब है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब है बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं आई ऑफ इंस्टेंटेनियस। आई ऑफ इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू का मतलब है थोड़ा सा चार्ज किसी सर्टेन टाइम का, और डी टी का मतलब है स्मॉल टाइम इंटरवल। सो यहाँ से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में क्या कह सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर?
आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ पासिंग थ्रू अ सर्टेन टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ पासिंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, किसी फिक्स टाइम पर कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। जैसे ये हमारा एक वायर है, तो कहने का सेंस है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, ठीक है। तो बस हमारे कहने का सेंस इतना है कि किसी सर्टेन टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, किसी सर्टेन टाइम पर, किसी सर्टेन पॉइंट पर, किसी फिक्स एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद अपने टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो अब बात करेंगे कि करंट से रिलेटेड टाइप ऑफ करंट के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। टाइप ऑफ करंट, तो टाइप ऑफ करंट में सिंपल सा दो टाइप के करंट पाए जाते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डीसी करंट, ठीक है। लिख लीजिए, इसके बारे में आगे अध्ययन करने को मिलेगा। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप एसी डीसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डीसी करंट, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, ठीक। एसी एंड डीसी, सिंपल सा इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में रीड करेंगे हम लोग 7वें चैप्टर में, 7th चैप्टर में। बस इतना बेसिक क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं करंट का बेसिक यूनिट। तो करंट की जो यूनिट होती है दैट इज एम्पियर, इसका न्यूमेरिकल आपको तुरंत प्रोवाइड करूंगा जस्ट आफ्टर द वीडियो, ठीक है। तो करंट का यूनिट होता है बेसिकली एम्पियर, ये पॉइंट आपने याद रख लिया। जस्ट आफ्टर दिस इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। करंट के बाद अगर हमें कुछ रीड करना है तो डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो बेटा, एक्चुअल में देखो यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टोरियल लॉ, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि करंट डजंट फॉलो करंट डज नॉट फॉलो विक्टोरियल लॉ, ठीक है, सिंपल। तो करंट डज नॉट फॉलो विक्टोरियल लॉ, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। सो ड्यू टू दिस रीजन वी कैन इजीली से करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसका एक और आपको कॉन्सेप्ट बताएं तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो करंट है, जब करंट हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज से एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, साथ ही साथ हम कहते हैं ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बस मुझे इतना बता देना कि जो चार्ज है ये भी स्केलर क्वांटिटी है और जो एरिया है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। सो वी कैन इजीली से कि करंट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर हमारा करंट स्केलर क्वांटिटी है तो हम क्यों इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं? किताबों में लिखा होता है ना कि जो करंट है वो एक्चुअल में रियल मेजरमेंट ऑफ करंट ये कहता है। यहाँ पे कुछ हम लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लेते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर ये कहा जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें पता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो फिर इसका डायरेक्शन क्यों पढ़ते हैं? भाई एक तरफ तुम कह रहे हो स्केलर क्वांटिटी, एक तरफ कह रहे हो स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में तो केवल मैग्नीट्यूड चाहता है, डायरेक्शन नहीं। तो इस चीज़ को क्लियर करूंगा यहाँ पे समझा करके, क्योंकि जो रियलिटी ये है कि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों हम लोग करंट का डायरेक्शन पढ़ते हैं जो बचपन में पढ़ाया गया है, तो स्टार लगा के लिखिएगा। जो हमें पढ़ाया गया है वो है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो, जो हमें पढ़ाया गया है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ाया गया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है।
हमें जो पढ़ाया गया है प्यारा सा कॉन्सेप्ट वो है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इस बात को डिफाइन करता है कि हम साइन कन्वेंशन से के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि साइन कन्वेंशन के थ्रू हम क्या डायरेक्शन एज्यूम करें, हम क्या डायरेक्शन एज्यूम करें करंट का, हम क्या डायरेक्शन एज्यूम करें। तो इस चीज को डिफाइन करता है कन्वेंशनल करंट। तो अब क्या है इसका कन्वेंशन? कन्वेंशनल रूल जो हम सर्किट में फॉलो करते हैं थ्रू अ सर्किट, किसी सर्किट के थ्रू हम इस बात को फॉलो करते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एंड हियर ऑल्सो आपको मैंने सिखाया है कि पॉजिटिव प्लेट इज हायर पोटेंशियल एंड निगेटिव प्लेट इज लोअर पोटेंशियल। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रोटॉन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होगा, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होगा यही डायरेक्शन हम बेटा एज्यूम कर लेंगे किसका, करंट का डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ प्रोटॉन चलेगा उसी डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया बेटा। ये हमारे द्वारा बनाया गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा बनाया गया है इसलिए हम इसे रीड करते हैं। चलिए, सो जस्ट आफ्टर दिस इससे आगे बढ़ते हैं। सेम इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, जैसे यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, ये देखो, ये है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है, ठीक है बेटा। यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है। तो साइन कहता है, कन्वेंशन कहता है कि द एज्यूमिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज टेकन एज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो करंट का फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेंगे, इलेक्ट्रॉन के चलने के बेटा कैसे लेंगे, अपोजिट लेंगे। तो बस इसी बात को कहा जाता है ऐसा साइन कन्वेंशनल रूल जो कि हम लोग अपने प्रॉपर्टी, अपने सर्किट में यूज़ करते हैं, अपने रियल लाइफ में एज्यूम करके पढ़ाई करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द रियल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। बट इन एक्चुअल वे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन किसी सर्किट में कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है उसको कैसे हम पढ़ते हैं इस बात को डिफाइन करता है ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा हमारा बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूँगा इसकी थियरेटिकल पार्ट, कि करंट के बाद अगर आपको कुछ पढ़ना चाहिए तो डायरेक्ट आप मूव ऑन कर लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसे समझो, पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो। हम एक ये वायर लेते हैं, ऑलरेडी फोकस बैच 2.0 के बच्चे सपोज डिटेल में पढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है। तो हम एक वायर लेते हैं जिसका लेंथ है बेटा L, ठीक है। और जब इस वायर को किसी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ते हैं, V जिसका पोटेंशियल है, जोड़ते हैं, तो हमें पढ़ाया गया है कि ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है निगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हायर पोटेंशियल जो कि प्लस 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 बना देता है, और यहाँ पे क्रिएट हो जाता है लोअर पोटेंशियल जो कि माइनस 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 बना देता है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। जब आप किसी L लेंथ ऑफ वायर को कनेक्ट करते हैं थ्रू अ बैटरी, थ्रू अ EMF, तो ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्रिएट कर देता है अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, एंड हियर वी कैन easily say higher electric field exist inside a conducting wire।
जैसे आपने वायर को पोटेंशियल से जोड़ा तो यहाँ पे एक हायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें रियल लाइफ में दिखता है। रियल लाइफ का मतलब कि इसमें हमें दिखता है थ्रू अ कंडक्टर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चलता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मजबूर है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि जैसे आप बैटरी को लिंक करते हैं किसी वायर से तो अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारा मजबूर हो गया जो कि पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर जाएगा। और यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो तो करंट का डायरेक्शन कुछ यूँ है, देखिए करंट का डायरेक्शन कुछ यूँ है, सेम एज वेल एज उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अलग इसको मार्कर से लिख दे रहा हूँ, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ऐसा आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलता है इलेक्ट्रॉन। तो यही वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स in the presence of external electric field, that is called drift velocity. The velocity of electrons in the presence of external electric field is defined the concept of drift velocity. Define the concept of drift velocity. अब जरा देखिएगा, ये मेरे समझाने का तरीका इसलिए ये चेंज है क्योंकि आप जरूर फोकस बेस 2.0 का आप वीडियो देखेंगे तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कुछ अजूबा नहीं है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं अलग के दुनिया से नहीं प्रकट हो गया है कि कहीं से अजूबा कॉन्सेप्ट आ गया, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रे बाप क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ अलग नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इनसाइड अ कंडक्टर, बस वही स्पीड मेजर कर लो और सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो Vd होता है, Vd भाई कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड प्लस सो ऑन डॉट Vn, इन सभी का एवरेज ले लो, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स। कुछ किताबें ये भी परिभाषा लिखती हैं, वो भी सही है, मेरा कॉन्सेप्ट भी 100% सही है समझाने के तरीके से। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ each electrons inside a conductor with presence of external electric field can be determine the concept of drift velocity। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देता हूँ इसी टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे क्यों आया, आइए चलिए इसको एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिखिएगा। ये है हमारा, चलिए ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। हम जैसा कि जानते हैं, अगर हम एक नॉर्मल कंडक्टर लें, नॉर्मल कंडक्टर, ये नॉर्मल कंडक्टिंग वायर है ऑफ L लेंथ, इसको हमने किसी बैटरी से लिंक नहीं किया है। तो जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी से लिंक नहीं करते हैं तो इसको करंट मारना चाहिए, करंट मतलब इसको झटका देना चाहिए। लेकिन जब हम नॉर्मल वायर को छूते हैं तो करंट नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? क्योंकि इसके अंदर के मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसका इफेक्टिव वेलोसिटी हमें देखने को नहीं मिलता। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हैं, ये फ्री मोशन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। तो ड्यू टू दिस रीज़न, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, जो वेलोसिटी का जो इफेक्टिव है, वेलोसिटी का जो इफेक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑल द डायरेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल आउट टू ईच अदर।
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न इफेक्टिव वेलोसिटी हमें दिखाई नहीं देता और इसके वजह से u की वैल्यू 0 मिलती है। और जब हमारा u ही 0 है तो करंट कहाँ से मिलेगा? तो ये बैटरी फिर क्या करता है, जब सेम यही कंडक्टर किसी बैटरी से जोड़ देते हो, कॉन्सेप्ट को फील कर लेना, जब यही कंडक्टर तुम किसी बैटरी से जोड़ देते हो बेटा, तो अब क्या होता है, हियर क्रिएट हायर पोटेंशियल, हियर क्रिएट्स लोअर पोटेंशियल। और अब ड्यू टू हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज, higher electric field lines are create inside a conducting wire, पॉजिटिव टू निगेटिव। और आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव नेचर का, तो निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। और निगेटिव हमारा पॉजिटिव की तरफ जब मूव करता है तो इसी मोटिवेशन को, जिस मोटिवेशन से ये मूव कर रहा है थ्रू अ पॉजिटिव प्लेट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड, इट्स रियल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ना अच्छा लगे तो आप कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। एक डेरिवेशन मैंने पढ़ाया है, इस स्टार पॉइंट को जरूर रीड कर लीजिएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो I बराबर होता है NEA/VD, I बराबर होता है NEA/VD। इतने कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद अगर आप करंट का टॉपिक यहाँ तक कवर कर लेते हैं, करंट का टॉपिक ये डिटेल्ड वे में कवर कर लेते हैं, तो अब हम डायरेक्ट बेटा अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। इसके बाद हमें सीधा मूव ऑन करना चाहिए रेजिस्टेंस पर, छोड़ूंगा कोई टॉपिक नहीं, लेकिन आइए 2 मिनट के अंदर इसको समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस आप जानते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टिंग बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट के फ्लो का अपोज करता है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है, आइए देख लीजिए। रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बनाते थे और रेजिस्टेंस का काम है कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स का क्या करना बेटा? अपोज करना। अगर चार्ज किसी कंडक्टिंग बॉडी, किसी मटेरियल, किसी वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो जो भी ऐसा बॉडी होगा जो करंट के फ्लो का अपोज करे, दैट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो क्या है रियल में रेजिस्टेंस? आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला पॉइंट देखो, पढ़ते ही मतलब मुझे फील हो रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि पहला कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस को हम नहीं क्रिएट करते, रेजिस्टेंस एक्चुअल में हर एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकने का नेचर, अपोजिंग नेचर। रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, किसी वायर के थ्रू रेजिस्ट नेचर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीजर्स हाउ मच, electrical resistance measures how much the flow of charge, how much the flow of charge is restricted with a circuit, restricted with a circuit। कहने का सेंस यह है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस बात को मीजर करता है कि कौन कंडक्टर कितना इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, कौन कंडक्टर किसी फ्लो ऑफ चार्ज को कितना रेस्ट्रिक्ट करेगा, कितना बाउंड करके फ्लो कराएगा, दैट इज द कॉल्ड रियल कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। कोई बॉडी कितना फ्लो ऑफ चार्ज का रेजिस्ट करती है, कितना अपोजिंग नेचर शो करता है टू फ्लो द करंट या टू फ्लोइंग द अमाउंट ऑफ चार्ज, जो भी कह लो, इस कॉन्सेप्ट से हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस का प्यारा सा फार्मूला। और एक छोटा सा स्टार बना के लिख लीजिएगा, रेजिस्टेंस का बच्चों वाला एक फार्मूला होता है, रेशियो ऑफ V/I, द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ वायर एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो भी क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, जो कि रियल में ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ से भी इसके 3 डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिए, मैंने आपको इसका 3 डेफिनेशन पढ़ा दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है।
ये चारों स्टार पॉइंट है, चारों को याद कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस हमारा 4 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, ये देखो रेजिस्टेंस सीधा सीधा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। मतलब कहने का सेंस ये है कि रेजिस्टेंस 4 बातों से प्रभावित होता है। एक लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, दैट इज थर्ड टेम्परेचर ऑफ वायर एंड मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब किसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टिंग बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से समझिएगा, लेंथ के साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर, पदार्थ पे। ठीक है, अब यहाँ से एक अपना अगला कॉन्सेप्ट उठा के थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 4 बातें आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन और रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है। यहाँ से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ बेटा, बहुत प्यारा सा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। 1 मिनट से भी कम लगेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा दोनों कवर हो जाएगा टॉपिक। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है तो ध्यान से देखना, बस कुछ करना नहीं था, अभी हमने पढ़ाया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इन दोनों रिलेशन को मिला दो तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L/A, लिख सकते हैं ना L/A। और जैसे ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो R इज इक्वल टू रो L/A लिख सकते हो ना। यहाँ पे जो रो आ रहा है बेटा, ये रो हमारा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस रो को ही कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यहाँ से हम डिफाइन कर लेंगे जो रो की वैल्यू है, रो बराबर होता है RA/L। तो यहाँ से आपको ये छोटा सा डेफिनेशन सीखने को मिल गया। रो इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो हमारा एक कांस्टेंट होता है जो कि सीधा सीधा मटेरियल पर डिपेंड करता है। जो रो होता है ये सीधा सीधा, आप केवल एक जवाब दोगे, रो जो होता है ये सीधा सीधा मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, इसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? तो डेफिनेशन के लिए मस्ट कंडीशन है, इफ इन दिस एबव इक्वेशन रो इज इक्वल टू RA/L, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ बेटा, डेफिनेशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया? बस कुछ करना नहीं था। जब रेजिस्टेंस को पढ़ते हो तो इसके इन 2 फैक्टर्स को ध्यान दो, इन 2 फैक्टर्स को ध्यान दो। बस यहीं से इक्वेलेट करके हम रो को निकाल लेते हैं तो दोनों डेफिनेशन हमारा एक साथ खत्म हो गया। डेफिनेशन अब इसका कहता है, फॉर्मूला तो यहाँ से निकाल ले, डेफिनेशन कहता है कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, the length of wire is 1 meter, then the resistance of wire is equal to rho। तो ये कैसे कोरिलेट हुआ? ये जो आपको रो इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है रो इज इक्वल टू RA/L, इस एबव इक्वेशन में एरिया की जगह 1 रख दो, लेंथ की जगह 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा? रो बराबर R। यही तो मैं डेफिनेशन कह रहा हूँ। इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। स्पेसिफिक इसका नाम इसीलिए है, स्पेसिफिक इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसके लिए स्पेशल कंडीशन है। क्या है स्पेशल कंडीशन? एरिया 1 होना चाहिए, लेंथ 1 होना चाहिए। फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। ये सब डायग्राम बना के लिख देना। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, आपको पता ही है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। आया कहाँ से? बोल्ट पर मीटर से, बोल्ट पर एम्पियर से। बोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ओम कहते हैं, ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, मीटर कट गया तो हमारा यूनिट यहाँ पे आ गया। यूनिट हमारा जो आ गया आपको याद रखना है किसका भैया? रो का जो यूनिट है हम कहेंगे ओम इंटू मीटर।
ओम इंटू मीटर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज के वीडियो के लिए इतना याद रखें। नेक्स्ट क्लास पे हम फिर से ऐसे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, ओम्स लॉ का थोड़ा सा डेरिवेशन, डेफिनेशन, और ऐसे ही धीरे धीरे फिर आगे मूव ऑन करेंगे। आज के टॉपिक के लिए बस इतना है बेटा मेरे प्यारे बच्चों। धीरे धीरे टॉपिक्स को पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़िए, ज़्यादा लोड लेके, बर्डन लेके मत पढ़िए, नहीं तो तैयारी आपकी ख़राब हो जाएगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।